तो देखिए, पिछले 2 लेक्चर में यानी कि पिछले सोमवार और मंगलवार मैंने आपको लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, ये समझाया, ये पढ़ाया और उसके आंसर की भी मैंने आपको भेज दी थी। तो आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन, लिंग किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया कि 2 तरह के लिंग होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग होता नहीं है। और दूसरी बात, हिंदी में किसी भी निर्जीव वस्तु को ज्यादातर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही माना जाता है। अगर पहले से वो पुल्लिंग शब्द है तो वो पुल्लिंग ही रहेगा, उसका स्त्रीलिंग कभी होगा नहीं। अगर वो स्त्रीलिंग शब्द है तो वो कभी पुल्लिंग होगा नहीं। फिर दूसरी बात उसमें हम सीखे थे, अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग हमें पता नहीं चल रहा, तो ये भी बताए उसको बहुवचन में ले लो, उसमें ए, आ या फिर या आता हो तो अगर वो स्त्रीलिंग है, बाकी वो सारे पुल्लिंग है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर वचन आपको पढ़ाया। तो वचन में हमने सीखे 2 तरह के वचन होते हैं। एक होता है एक वचन जिसमें एक व्यक्ति को पता चले, और दूसरा होता है 2 वचन। एग्जाम में दोनों तरह से पूछा जाएगा। मानो कि कोई शब्द दे दी गया, उसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग करो, या फिर एक वचन का शब्द या फिर बहुवचन शब्द का शब्द दिया गया, उसका वचन परिवर्तन करो। तो ये दोनों तरह की तैयारी हमें रखनी है। तो किस तरह से लिंग परिवर्तन होता है वो भी मैंने आपको सिखाया, और किस तरह से वचन परिवर्तन होता है ये भी आपको मैंने सिखाया। हमने ये भी बात की थी कि कुछ पुल्लिंग शब्द और कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका कभी स्त्रीलिंग नहीं होता। जैसे कि खरगोश, कछुआ, वो हमेशा पुल्लिंग होता है, तो उसका स्त्रीलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मादा शब्द आगे लगाना पड़ता है। या फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, उसका पुल्लिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नर शब्द आगे लगाना पड़ता है, जैसे कि मछली। इसी तरह आगे अब हम सीखेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं तो ये हम समझे। तो वाक्य रचना, जो हिंदी की वाक्य रचना बोलते हैं हम, या किसी भी वाक्य रचना में ये कारक के बिना वाक्य रचना नहीं होती। कारक का मतलब इंग्लिश में केस। हम इंग्लिश में भी अगर इसका उपयोग ना करें तो कोई भी वाक्य रचना बनेगी नहीं, ना ही हिंदी में इसका उपयोग ना करें तो इसकी वाक्य रचना नहीं बनेगी, ना ही इसका मानो कि हम गुजराती बोले या फिर और कोई भी लैंग्वेज, अगर हम कारक का उपयोग नहीं करते तब तक वाक्य रचना बनती नहीं। अब कितने तरह के कारक होते हैं ये भी समझो। तो कारक होते 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। 8 तरह के अलग अलग कारक होते हैं जिसका उपयोग करने से वाक्य रचना बनती है। तो ये हमें याद रखना है कि बिना कारक के कोई वाक्य रचना बन सकती नहीं। एग्जाम्पल तरीके से कि अनिल ने राम को पढ़ाया। क्या मैंने बोला, अनिल ने राम को पढ़ाया। तो अनिल ने शब्द आया ना, वो कारक का है। को, राम को आया ना, वो कारक है। वो कारक के चिन्ह या फिर उसके प्रत्यय भी हम कह सकते हैं। हम आगे जब संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें भी कारक आएगा। बिना कारक के कोई वाक्य रचना बनती नहीं। तो ये जो ने और को शब्द आया ना, वही कारक के चिन्ह होते हैं। हर तरह के वाक्य रचना में कोई ना कोई कारक चिन्ह होता है। मैं पेन से लिख रहा हूं तो किससे लिख रहा हूं, पेन से आया ना, तो वो कारक है। मैं घर से जा रहा हूं तो से आया, तो वो कारक है। मैं किताब दे रहा हूं, अनिल को किताब दे रहा हूं तो को आया। तो वो सारे चिन्ह जो होते हैं वो कारक होते हैं। तो उन्हीं कारक को अब हमें डिटेल में विस्तार से समझना है। चलिए अब हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं और समझना भी शुरू करते हैं। लिखा है यहां पर कि सुमेधा ने गुड़िया के घर को सजाया। तो देखो उसमें क्या लिखा है, सुमेधा ने आया ना, वो कारक का चिन्ह है। गुड़िया के आया, घर को सजाया को। अब मानो कि समझो ये कारक चिन्ह हम ना बोले तो वाक्य कैसा बनेगा, सुमेधा गुड़िया घर सजाया। कोई भी वाक्य रचना हमें समझ में आएगी नहीं।
क्योंकि सुमेधा, गुड़िया, घर ये सारे क्या है, एक संज्ञा है, शब्द है। लेकिन शब्दों के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, कारक करता है। जैसे कि मानो कि एक रेल होती है, उसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं, तो उस डिब्बे को एक दूसरे का साथ जोड़ा जाए ना, तभी वो पूरी गाड़ी बनती है। वरना अकेला इंजन चला जाएगा, डिब्बा वहीं का वहीं रहेगा। और उस डिब्बे के पीछे भी कोई दूसरा डिब्बा हो तो उसे भी जोड़ा जाता है, बिना जोड़े वो आगे चल पाता नहीं। तो समझो ये कारक है, उन शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो बिना कारक कोई वाक्य रचना बनती नहीं। तो समझो, सिंपल तरीके से समझो, ने, के और को ये शब्द बोलना नहीं है, और ऐसे ही वाक्य बोलो। तो सुमेधा गुड़िया घर सजाया, तो आपको कोई वाक्य समझ में आएगा नहीं। लेकिन जब ये शब्द जोड़ दिया जाए, सुमेधा ने गुड़िया के घर को सजाया, तो ये सारे शब्द जब जोड़े जाए तब वाक्य समझ में आता है। आगे लिखा है कि इस वाक्य में ने, के और को ऐसे चिन्ह है जो शब्दों को परस्पर संबंध बता रहे हैं। ये कारक चिन्ह है, यानी कि ने, को और के ये सारे शब्द है, वो शब्दों को एक दूसरे के साथ संबंधित कर रहे हैं, यानी कि जोड़ते हैं। अगर उनको जोड़ा ना जाए तो वाक्य रचना बनेगी नहीं। तो जब तक कारक का उपयोग ना किया जाए वाक्य रचना नहीं होगी। आगे कहते हैं इस प्रकार। अब देखो उसके पर्टिकुलर उसका डेफिनेशन क्या होता है वो यहां पर बताया गया है। क्या डेफिनेशन है? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि संज्ञा यानी कि कोई भी शब्द या फिर उसके जगह पर उपयोग किया गया हो शब्द, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। कि संज्ञा या फिर सर्वनाम, यस किया, क्या क्वेश्चन है? किया वाडलिया, यस किया, क्या क्वेश्चन है? किया जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करो। जल्दी से बोलो टिया, लेक्चर का टाइम जा रहा है मेरा। टिया सुन पा रही हो? अपने आप को अनम्यूट भी कर ले, फिर बोल नहीं रही हो। तो बिना मतलब के कोई ऐसा करेगा नहीं। आगे कहते हैं, क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। मानो कि ये ऊपर दिया हुआ वाक्य सुमेधा गुड़िया और घर, तो इनका जोड़ा जाता है, कारक से जोड़ा जाता है। सुमेधा गुड़िया और घर ये सारे क्या है? संज्ञा है। सुमेधा ने, तो किसने जोड़ा गुड़िया को? सुमेधा ने। गुड़िया के घर, घर किसका है? तो गुड़िया का। एक दूसरे का संबंध बताया ना, तो ये संबंध बताने का काम जो करे उसी को कहते हैं सर्वनाम, यानी कि शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का। जैसे कि मोती होते हैं, मोती को माला बनाने के लिए उसे पिरोना पड़ता है डोरी के साथ। जब तक डोर के साथ उसे पिरोया ना जाए वो माला बनेगी नहीं। तो इस सिंपल तरीके समझो कि ये कारक है, वो डोर का काम करते हैं, वो सारे शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब तक जोड़ा ना जाए वाक्य रचना बनेगी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा संज्ञा ये सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसी को सरकारक कहते हैं। आगे लिखा है, वाक्य में आए हुए
वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द ने, को आदि कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर जो प्रत्यय दिए गए होते हैं, ने, को, के या और कोई भी जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कारक चिन्ह, या फिर उसे विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। उसके दो नाम है, कोई लोग उसे कारक कहते हैं, कुछ लोग उसे विभक्ति कहते हैं। तो हर एक शब्द की हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कारक या फिर विभक्ति होती है। अब देखो आगे क्या लिखा है, कारक के 8 भेद है। कारक के भेद कितने, उसके प्रकार कितने के 8 अलग अलग तरह के प्रकार है। तो पहला प्रकार जिसे कहते हैं कर्ता कारक, क्या कहते हैं? कर्ता कारक। पहली विभक्ति जिसे हम प्रथमा विभक्ति भी कह सकते हैं। अगर विभक्ति कहना है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रथमा ओके फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे। लेकिन अभी ये बताने की जरूरत नहीं, अभी यहाँ पढ़ाई में ध्यान दो। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, यानी कि जो पहली विभक्ति है उसका नाम है कर्ता कारक। अब इसे कर्ता कारक क्यों कहा जाता है ये भी हम समझेंगे। तो चलो और अंदर ध्यान दो। महिमा ने केला खाया, तो यहां पर देखो केला किसने खाया? तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है? महिमा। महिमा ने, खाने का काम करने वाली महिमा है, अतः महिमा इस वाक्य की कर्ता है। इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। अब देखो पहले कारक का नाम है कर्ता कारक। कर्ता किसे कहते हैं? कोई भी वाक्य रचना हो, कोई भी उस वाक्य रचना में जो क्रिया करने वाला है, जो काम कर रहा है, उसे कहते हैं कर्ता, जो काम कर रहा है। जैसे कि टीचर ने विद्यार्थी को बताया, तो कौन बता रहा है? टीचर। तो आया ना ने चिन्ह, टीचर ने। अनिल ने राहुल को बताया, तो अनिल ने। माँ ने बेटे को थप्पड़ मारा, माँ ने। मैंने तुझको कहा, तो मैंने। तूने मुझे बताया, तो तूने। तो ने जहां पर आता है, यानी कि जो क्रिया करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता हमेशा प्रथमा कारक यानी कि पहला कारक होता है। अब देखो कर्ता कारक क्या होता है, कभी कभी उसमें ने प्रत्यय लगता है, लेकिन कभी कभी ने प्रत्यय लगता नहीं है। प्रथमा कारक, प्रथम कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया कर रहा है। तो कभी कभी वहां पर ने प्रत्यय होगा, लेकिन कभी कभी होगा नहीं, वो हमें समझना पड़ता है। जैसे कि मैं घर से जा रहा हूं, तो मैं, तो ने प्रत्यय आया नहीं। अनिल खा रहा है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? अनिल। तो वहां पर भी ने प्रत्यय नहीं आया। अगर वाक्य ऐसा लिखे अनिल ने खाना खाया, तो नहीं आया, तो वो भी करता है, लेकिन अनिल खा रहा है, तो वो भी करता है, वहां पर ने प्रत्यय आया नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि कर्ता कारक में ने प्रत्यय लगता है, लेकिन कभी कभी ने प्रत्यय लगता नहीं है। तो वो याद रखना। हम संस्कृत में सीखे हैं ना, बालकः, बालको, बालकाः, वो प्रथमा कारक है, कर्ता कारक है, वो प्रथमा विभक्ति है। बालिका, बालिके, बालिकाः, तो वो भी प्रथमा ही है। फलम, फले, फलानी, तो वो भी प्रथमा ही है। जहां पर प्रथमा विभक्ति यूज करनी हो संस्कृत में ये शब्द यूज किए जाते हैं, तो वो याद रखो। तो कर्ता किसे कहते हैं? तो जो क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसे कहते हैं कर्ता। शिक्षक पढ़ा रहा है, तो देखो वहां पर ने प्रत्यय नहीं आया,
लेकिन पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? शिक्षक। तो वो ने प्रत्यय नहीं लगा फिर भी वो कर्ता कारक ही कहलाएगा। शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, तो वहां पर ने प्रत्यय आया तो भी वो कर्ता कारक ही रहेगा। उसी तरह से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? विद्यार्थी, तो वो करता है। विद्यार्थी ने पढ़ाई की, तो वहां पर ने प्रत्यय आया। तो यह बात याद रखो, कर्ता कारक में कभी ने प्रत्यय आता है, कभी ने प्रत्यय आता नहीं। लेकिन हम वाक्य पढ़े तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्रिया करने वाला कौन है, कि जो क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसे कहते हैं कर्ता कारक। सिंपल तरीके से एक वाक्य समझो कि आचार्य ने विद्यार्थी को किताब दी, तो किताब देने वाले कौन है? आचार्य, तो वो हो गए कर्ता कारक, तो वो याद रखना। आगे अब दूसरे कारक का नाम है कर्म कारक। क्या कहते हैं उसे? कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति। विभक्ति भी उसे कहते हैं, तो कर्ता कारक को क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक को कहते हैं द्वितीया विभक्ति। याद रखना इसका दूसरा नाम द्वितीया विभक्ति। अब इसका वाक्य देखो, कृणाल चिड़ियों को उड़ा रहा है। कृणाल चिड़ियों को उड़ा रहा है, तो उड़ाने का काम कौन कर रहा है? कृणाल। तो वहां पर देखो ने प्रत्यय नहीं आए, फिर भी वो कर्ता कारक ही है, क्योंकि चिड़ियों को उड़ाने का काम कौन कर रहा है? कृणाल। तो वो होता है कर्ता। लेकिन क्या कर रहा है? उड़ा रहा है, तो वो होती है क्रिया। लेकिन क्रिया क्या हो रही है? कोई भी क्रिया बताई जाए, यह क्रिया हो रही है, तो वो होता है कर्म। क्रिया कौन सी हो रही है ये स्पष्ट बताया जाए तो उसी को कहते हैं कर्म। और उसका चिन्ह क्या है? को। यहाँ पर देखो, कृणाल क्या उड़ा रहा है? तो चिड़ियों को। तो यहाँ कर्ता कृणाल और चिड़ियों को उड़ाने का काम कर रहा है, अर्थात कर्ता जो काम करता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम हो रहा है उसी को कहते हैं कर्म कारक। समझ में आया? और उसका चिन्ह क्या है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। क्या चिन्ह है? को। सिंपल तरीके से समझो कि कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है उसी को कहते हैं कर्म कारक। मैंने अभी कहा टीचर ने विद्यार्थी को पढ़ाया, तो किसे पढ़ाया? विद्यार्थी को, तो को आया ना। मैंने उसको बताया, तो उसको। तो यहां पर कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है उसी को कहेंगे कर्म कारक। क्या आया? कर्म कारक, जिसे हम द्वितीया विभक्ति भी कहते हैं। और उसका प्रत्यय क्या है? को। क्या है? को। ये सारे विभक्ति प्रत्यय आपको याद करने होंगे, तभी आपको वाक्य रचना समझ में आएगी। तो प्रथमा विभक्ति का ने, द्वितीया विभक्ति का को। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिस तरह कर्म का कर्ता कारक में ने प्रत्यय कभी आता है कभी नहीं आता, इसी तरह द्वितीया विभक्ति यानी कि कर्म कारक में भी कभी को प्रत्यय होता है कभी नहीं होता। वो हमें समझना होता है। जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कहाँ जा रहा हूं? घर, तो वो घर है, वो कर्म है। मैं पाठ लिख रहा हूं, तो लिखने का काम क्या हो रहा है? पाठ, तो वो कर्म है।
तो कभी कभी कर्म कारक में को प्रत्यय होता नहीं है। कर्म को पहचानने के लिए पहले क्रिया देखो, क्रिया क्या हो रही है कि मैं घर जा रहा हूं तो जाने की क्रिया, लेकिन कहाँ जा रहा हूं स्पष्ट बताओ, तो कि घर, तो वो होता है कर्म। मैं लिख रहा हूं, लेकिन क्या लिख रहा हूं, पाठ, मैं पाठ लिख रहा हूं, तो वो हो गया कर्म। अनिल खा रहा है, तो उसमें कोई क्रिया बताई गई, क्या क्रिया बताई गई, खाने की, लेकिन क्या खा रहा है, तो कि अनिल फल खा रहा है, तो फल है वो कर्म है। तो वो याद रखो कि कभी कभी कर्म कारक में को प्रत्यय होता है, कभी कभी नहीं, बाकी सभी में स्पष्ट प्रत्यय होगे ही, लेकिन प्रथमा और द्वितीय यानी कि कर्ता कारक और कर्म कारक में कभी कभी प्रत्यय होते नहीं है। लेकिन हमें वाक्य रचना पढ़कर समझकर पहचानना होता है इसमें कर्ता क्या है और इसमें कर्म क्या है। कर्ता हमेशा वही होता है जो काम कर रहा है, और कर्म हमेशा वही होता है कि कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है। सिंपल तरीके से समझो कि अभी मैंने बताया ना कि आचार्य विद्यार्थी को किताब दे रहे हैं, तो यहां पर क्या है, कर्ता आचार्य, किसे दे रहे, विद्यार्थी को, तो वो हो गया कर्ता और कर्म, वो याद रखो। अब आगे करण कारक, करण कारक किसे कहते हैं, तो वो समझो कि शबनम पेंसिल से चित्र बनाती है, तो पहले तो ये वाक्य में कर्ता कौन है वो समझो, कौन है कर्ता, तो शबनम, क्योंकि चित्र बनाने का काम कौन कर रहा है, शबनम, तो वो हो गया कर्ता। देखो वहां पर ने प्रत्यय नहीं है, अब क्या कर रही है, बना रही है, क्या बना रही, चित्र, तो वो हो गया कर्म कारक। तो वहां पर देखो को प्रत्यय भी नहीं है, लेकिन वो कर्म है। कर्ता क्या है, शबनम, चित्र क्या है, कर्म, और बनाती है वो है क्रिया। लेकिन अब यहां पर एक नया शब्द जुड़ा, पेंसिल से, क्या आया, पेंसिल से, तो वही हमारा है करण कारक। करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति, क्या, तृतीया विभक्ति। देखिए इसमें क्या लिखा है कि शबनम चित्र किससे बनाती है, किससे, तो पेंसिल से। क्रिया को करने के लिए पेंसिल साधन है, यहां करण कारक है। इस प्रकार कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरा करे वह कारण कारक होता है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, से के द्वारा। अब सिंपल तरीके से समझो कि कोई भी कर्ता हो यानी कि क्रिया करने वाला, वो काम करने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल करे, किसी भी चीज का, तो वो होता है करण कारक, और उसे लगता है से प्रत्यय या फिर के द्वारा। काम करने के लिए कोई भी, जैसे कि बंदर मुंह से फल खा रहा है, तो बंदर किससे फल खा रहा है, मुंह से, तो मुंह से आया ना, तो वो हो गया करण कारक। बंदर करता है और फल हो गया कर्म। अनिल साइकिल से घर जा रहा है, साइकिल से, तो साइकिल उसका साधन है, घर जाने के लिए उपयोग किसका करेगा, साधन, यानी कि जिस चीज का वो उपयोग करे, यूज करे। काम करने के लिए जो भी चीज वो यूज करता है उसे कहते हैं करण कारक। किसी भी चीज का काम पूरा करने के लिए कोई भी चीज वो इस्तेमाल करे, जैसे कि मैं आंखों से टीवी देख रहा हूं, तो आंख हो गई वो करण कारक हो, या मैं कान से सुन रहा हूं तो वो हो गया करण कारक कान। मैं नाक से सूंघ रहा हूं तो नाक क्या हो गया, हमारा करण कारक। काम करने के लिए
कोई भी चीज आप इस्तेमाल करो, जैसे कि मम्मी छुरी से सब्जी काट रही है, तो सब्जी काटने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया है? छुरी। तो वो हो गया करण कारक। पापा पोस्ट के द्वारा मनी ऑर्डर कर रहे हैं, तो पोस्ट के द्वारा, वो पोस्ट उसका साधन हो गया, इसके द्वारा उसका काम होगा। तो काम करने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाए उसे कहते हैं करण कारक। क्या? करण कारक। इसलिए यहाँ पर लिखा शबनम पेंसिल से चित्र बनाती है। तो शबनम है कर्ता, क्योंकि क्रिया करने वाली कौन है? शबनम। देखो वहां पर ने प्रत्यय नहीं है। ये वाक्य ऐसे भी हम कह के शबनम ने पेंसिल से चित्र को बनाया, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कर्ता और कर्म में ने और को प्रत्यय की जरूरत रहती नहीं है। तो कर्ता कौन है? शबनम, तो वहां पर ने प्रत्यय नहीं लगाया। कर्म क्या है? चित्र। ये बना रही वो क्रिया है, लेकिन क्या बना रही है? चित्र। तो वो हो गया कर्म कारक। अब किससे बना रही है? पेंसिल से, तो वो हो गया करण कारक। करण कारक मतलब काम करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करें वो होता है करण कारक। हम गाड़ी से अहमदाबाद जा रहे हैं, तो हमने अहमदाबाद जाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? गाड़ी। मैं ट्रेन से जा रहा हूं, तो ट्रेन। मैं प्लेन से आ रहा हूं, तो प्लेन। मैं छुरी से काट रहा हूं, तो छुरी। मैं किताब से लिख रहा हूं, किताब में देख देख कर हम लिखते हैं ना, तो हम किताब का इस्तेमाल किया। तो कोई भी काम करने के लिए किसी भी चीज का हम इस्तेमाल करें तो उसी को कहते हैं करण कारक। अंश क्या कह रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग में आपको समझ जाएगी। सो टाइमिंग टाइमिंग प्लीज शोर। और कोई पूछ रहा है संप्रदान, संप्रदान तक वहां पहुंचने तो दो, मैं समझा दूंगा। ओके। तो करण कारक यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि जिस चीज से काम किया जाए उसको कहते हैं करण कारक, और उसका प्रत्यय क्या है? से या फिर के द्वारा। ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे कहते हैं संप्रदान। तो संप्रदान यानी के संप्रदान यानी के किसी के लिए काम किया जाए, काम जिसके लिए किया जा रहा है उसे कहते हैं संप्रदान। कोई भी काम किसके लिए, कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, वो काम क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये बताए, उसे कहते हैं संप्रदान। देखो वाक्य यहाँ पर लिखा, बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है। तो पुस्तक लाती है लेकिन किसके लिए? भाई के लिए। हम स्कूल जाते हैं तो क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। समझ में आया ना? हम बाहर जाते थे तो घूमने के लिए या फिर कोई चीज लेने के लिए। तो काम जिस चीज के लिए हो रहा है उसे कहते हैं संप्रदान, और उसका प्रत्यय है के लिए या फिर को। दो प्रत्यय होते हैं उसके, कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा हूं, मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूं। समझ में आया? जैसे कि अभी रक्षाबंधन गई, बहन राखी लाती है, तो किस लिए? मैं भाई के लिए राखी ला रही हूं, भाई के लिए। और राखी लेने का कारण क्या है? अपने भाई के लिए।
अभी त्योहार आ रहे तो हमने नए कपड़े लिए, तो जन्माष्टमी के लिए मैंने कपड़े खरीदे। तो क्यों खरीदे? जन्माष्टमी के लिए। तो काम जिस चीज के लिए हो रहा है उसे कहते हैं संप्रदान, काम करने का हेतु। अभी मैंने आपको बताया कि आचार्य विद्यार्थी को किताब दे रहे हैं, तो किताब किसके लिए दे रहे? विद्यार्थी के लिए। तो वहां पर को प्रत्यय आया, कभी को आता है या फिर कभी के लिए, तो वो याद रखना है। तो बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है, तो बहन एक कर्ता, पुस्तक क्या है? वो एक कर्म। के लिए वो हो गया संप्रदान। भाई के लिए वहां पर है ना, के लिए, भाई के लिए। वो काम किस लिए किया उसने? भाई की खुशी के लिए या भाई की पढ़ाई के लिए, जो भी हो। तो जहां पर पुस्तक किसके लिए लाती है? तो भाई के लिए। यहाँ क्रिया भाई के लिए की जा रही है, अतः जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक होता है। यानी कि हम जो क्रिया कर रहे हो जिसके लिए करे तो उसी को कहते हैं संप्रदान कारक। याद रखना, संप्रदान कारक मतलब क्रिया जिसके लिए हो। मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं, तो हम स्कूल जाते किसके लिए? पढ़ने के लिए। वो याद रखना। मैंने एग्जाम के लिए पेन खरीदी, तो पेन खरीदने का कारण क्या है? एग्जाम के लिए। तो वो याद रखना कि जिसके लिए काम हो उसे कहते हैं संप्रदान, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए या फिर को। तो वो याद रखना। जैसे कि अभी एग्जाम थी आपके, तो कुछ टीचरों ने वर्कशीट आपको भेजी थी, तो विद्यार्थी के लिए वर्कशीट बनाई। इसके लिए? विद्यार्थी के लिए। तो जिसके लिए काम किया जाए उसी को कहते हैं संप्रदान। यानी कि काम किसके लिए हो रहा है, तो वो याद रखना है कि काम जिसके लिए हो उसे कहते हैं संप्रदान कारक, और उसके चिन्ह क्या है? के लिए या फिर को। तो वो याद रखना। अब देखो, द्वितीय विभक्ति हमने कर्म कारक पढ़ा ना, वहां पर भी को चिन्ह है, और संप्रदान कारक में भी को चिन्ह है। लेकिन दोनों वाक्य रचना जब आप अर्थ करो, उसको समझो, तो अलग होगी। जैसे कि कृणाल चिड़ियों को उड़ा रहा है, तो वो चिड़ियों के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने घर में कोई चीज बचाने के लिए वो चिड़ियों को उड़ा रहा है। तो वहां पर को वो काम है। लेकिन यहां पर मैंने को कि आचार्य विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना वो काम है, लेकिन किसके लिए पढ़ा रहे? विद्यार्थी के लिए, इसलिए वहां पर को आया। तो वो होता है संप्रदान। तो अर्थ कर समझना, दोनों में को है, लेकिन दोनों के को में अंतर है, वो हमें समझना है। वाक्य जब पढ़ो तो उसे समझो ठीक तरह से, तभी आपको समझ में आएगा कि ये दोनों को अलग है। आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। अब जिसका